पलंग से नीचे पैर रखते ही वसुधा घुटनों पर हाथ रखकर कहाँ उठी। अब तो लगता है जल्दी ही काठी का मोहताज होना पड़ेगा। घुटने तो बिल्कुल ही काम से गए। अच्छी भली चलती फिरती थी, पता नहीं क्या हो गया है। अरे पिछली बार आई थी तब तो तुझे घुटने की कोई परेशानी नहीं थी। 1.5 साल में अचानक क्या हो गया। आदित्य की शादी में तो तूने कितनी भाग दौड़ की थी। जया ने वसुधा की हालत देखकर दुख और अफसोस से कहा। हाँ, उम्र भर तो अच्छी रही, पर बस पिछले 1.5 साल में ही पता नहीं क्या हो गया है। आदित्य की शादी के बाद से ही घुटनों में दर्द रहने लगा और अब तो पलंग से उठकर बाथरूम तक जाना ही मुश्किल हो गया है। दर्द के मारे जान निकल जाती है। इस डर से तो मैंने पानी पीना भी बहुत कम कर दिया है। वसुधा जैसे तैसे बाथरूम तक जाकर आई और फिर से पलंग पर बैठ गई। तब तक जया लहसुन डाला हुआ गरम तेल लेकर आई और वसुधा के घुटनों की मालिश करने लगी। अरे जीजी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। वसुधा संकोच से भरकर बोली। तो क्या हुआ? जब मेरे घुटने में दर्द होगा तो तुम तेल लगा देना। तकलीफ में छोटा क्या बड़ा, कहकर जया ने वसुधा के घुटने की मालिश कर दी। वसुधा के बड़े आदित्य की शादी में दोनों बहनें मिली थी। तब से 1.5 साल हो गया। अब वसुधा ने बड़े आग्रह से जया को 4-5 दिन के लिए अपने घर रहने बुलाया था। जया कल रात में ही आई थी। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रही थी। सुबह से 7-7:30 बजे थे। जया चाय बनाने किचन में जाने लगी तो वसुधा ने उसे रोका कि बहू उठकर बना देगी। लेकिन जया आनन फानन में अपनी वसुधा की और वसुधा के पति सुरेश ने ही चाय बना लाई। 7:30 हो गया है, लेकिन बहू के उठने का पता नहीं है। यह नहीं कि तुम आई हो तो जल्दी उठकर चाय बना दे। रोज सुबह की चाय के लिए 7-7:30 बजे तक राह दिखते रहो। वसुधा ने उलाहने के साथ कहा। आज आदित्य की छुट्टी है। 10-20 मिनट देर से भी उठ गए तो क्या हुआ? और भाई, सुबह मुझे जल्दी चाय पीने की आदत है, तो मैं तो किसी से भरोसे नहीं रहती। अपनी और उनकी चाय खुद बना लेती हूँ और पेपर पढ़ते हुए या बगीचों का काम करते हुए गरम गरम चाय का मज़ा लेती हूँ। जया ने कहा। हमें यदि सुबह 5 बजे या और किसी ऐसे समय चाय पीने की आदत हो जो आदत दूसरे के लिए सुविधाजनक न हो, तो फिर हमें यह काम खुद कर लेना चाहिए, बजाय दूसरे के बनाने का इंतजार करने और उस पर चिढ़ने के। जया ने गंभीर स्वर में कहा। 15 मिनट बाद ही बहू यानी अनु रसोई घर में आई तो चाय के बर्तन देखकर झेप सी गई। कोई बात नहीं अनु, चाय पी चुके तो क्या, तुम्हारे हाथ की बनी हुई फिर से भी पी लेंगे। अब बताओ सब्जी क्या बनानी है? जया ने कहा और अनु के मना करने पर भी फटाफट सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगी। अभी आदित्य भी किचन में आ गया। सुरेश भी वहां आ गया। अनु वसुधा को कमरे में ही चाय दे आई। बाकी सबने किचन में बैठकर साथ में चाय पी। जया नाश्ता और खाना बनाने में समान रूप से अनु की मदद कर रही थी। साथ ही पुरानी बातों का दौर और हंसी मजाक भी चल रहा था। अनु भी खुलकर हंस रही थी। वसुधा के कमरे तक सबके हंसने बोलने की आवाज़ें जा रही थी। अनु की आवाज़ सुनकर वसुधा को आश्चर्य हो रहा था। अनु वसुधा से तो कभी इतनी बातचीत नहीं करती। महीनों से तो उसने उसे हंसते मुस्कुराते भी नहीं देखा था। आज सबके खाने के समय हुआ तब वसुधा ने नहाने जाने की बात की। अनु ने सबका खाना परोसकर वसुधा के लिए नहाने का पानी रखा।
कपड़े बाथरूम में रख दिए। नहाने के बाद वसुधा पूजा करने बैठी। अनु सबको खाना भी परोसती जा रही थी और वसुधा के लिए पूजा की तैयारी भी करती जा रही थी। वह कभी पानी देना, फूल लगा कर देना, चंदन घिस देना, भगवान का चरणामृत तुलसी चौरे में डालकर आना। पूजा के बाद भगवान जी का तौलिया धोकर सूखने डालना। फिर वसुधा को खाना खिलाकर तब अनु ने खाना खाया। खाने के बर्तन आज समेटते हुए अनु को 2:30-3 बज गए। शाम को जया ने अनु और आदित्य को बाहर घूमने भेज दिया। दोनों का चेहरा खिल गया। महीनों के बाद वे घूमने जा पाए थे। हमेशा तो खाना बनाने, सुरेश और वसुधा को परोसने तक मैं ही नहीं इतनी देर हो जाती कि अनु मायूस होकर जाने से ही मना कर देती। अब भर रात में 9 बजे घूमने का समय ही कहाँ रह जाता। आज जया ने कहा रात में वह कुछ भी बना लेगी और वसुधा तथा सुरेश को खिला देगी। जया ने देखा वसुधा को अनु का जाना अच्छा नहीं लगा। घर में मेहमान आए हैं और बहू यूं घूमने निकल गई। वसुधा के स्वर में नाराजगी थी। मैंने ही उन्हें भेजा है। वह तो जाने को तैयार भी नहीं थी और मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ, जया ने कहा। दूसरे दिन जया ने वसुधा को जल्दी नहाने और पूजा करने को कहा ताकि वह भी सबके साथ बैठकर खाना खा सके। बड़ी अनिच्छा से वसुधा नहाने गई। उस दिन अनु काम से 1:30 बजे ही फ्री हो गए तो जया ने उन दोनों को पिक्चर देखने भेज दिया। दोपहर में आराम करने वसुधा और जया पलंग पर लेट गई। वसुधा फिर घुटनों पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, पता नहीं क्या जान लीवा बीमारी हो गई है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। न चल पाती हूँ, न ही कहीं जा पाती हूँ। बस इस कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। वसुधा फिर अपने घुटनों का रोना लेकर बैठ गई। तुझे सांस नामक बीमारी हो गई है वसुधा, और कुछ नहीं। अचानक जया बोल उठी। क्या वसुधा चौंक गई। जया के स्वर में हल्का सा व्यंग था। क्या कह रही हो दीदी? तुम भी ना, वसुधा चिढ़कर बोली। मैं ठीक कह रही हूँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है। मध्यवर्गीय भारतीय घरों की सासों के साथ यही होता है। उम्र भर वे घर का सारा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है सारा काम उसे सौंपकर पलंग पर बैठ जाती हैं और बीमारियों को न्योता देती हैं। अरे मनोपाज या समय हार्मोन चैलेंज होते हैं। इस समय तो शरीर को व्यायाम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वह स्वस्थ रहे, लेकिन तुमने तो पलंग पकड़कर बीमारियों को न्योता दे दिया। उम्र भर घर का काम करने के बाद अचानक शरीर एकदम निठल्ला होकर बैठ जाए तो क्या होगा? मशीन को भी बंद करके रख दो तो उसमें भी जंग लग जाती है। फिर यह तो शरीर है। पिछले 1.5 साल में अपने शरीर की हालत देखी है। वजन कम से कम 25 किलो बढ़ गया था। अब घुटनों पर यह अतिरिक्त भार पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही। मोटापे से घुटने खराब और आगे मधुमेह को आमंत्रण और फिर कोसती है। बेचारी बहू को कि किसके आने से यह सब हुआ। जया ने खरी बात आखिर बोल ही दी। सारी उम्र तो काम में पिस गई। अब इस उम्र में थोड़ा आराम कर लिया तो अरे, अपनी गृहस्थी, अपने ही पति बच्चों के लिए काम किया ना। सब करते हैं और तुमने कोई एहसान नहीं किया है। किसी दूसरे के घर का काम तो नहीं किया ना। जया ने उसे डांट लगाई। हमारी सास भी तो बैठी रहती थी, हम भी तो अकेले ही सारा काम करते हैं। तो वसुधा कुछ और कहना चाहती थी, मगर जया ने बीच में ही उसे रोककर कहा, बस बस, मैं तेरी मंशा समझ गई। वो जमाना और था। कुछ लोगों की सोच संकुचित होती है, लेकिन हम भी वैसा ही नजरिया रखें तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। तेरी सास ने तुझसे काम करवाया
इसलिए तू भी अपनी बहू से बदला लेगी। यह ओछी प्रवृत्ति छोड़ दे। मैं तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ। बहू को मदद भी हो जाती है और गृहस्थी संचालन में मेरी सशक्त भूमिका भी बरकरार है। लेकिन तुम्हारे जैसी सास काम में मदद तो करेगी नहीं। हाँ, पलंग पर बैठे बैठे गृहस्थी पर अपना आधिपत्य जताकर व्यर्थ विवाद और झीक को बढ़ावा देगी। सच है, खाली दिमाग शैतान का घर। काम तो कुछ है नहीं, तो बहू को परेशान करने की व्यर्थ सुराफतें दिमाग में पैदा होती रहती है। पर मैंने बहू को क्यों परेशान किया? वसुधा हैरानी से बोली। ये जो देर से नहाना है, देर से खाने का बैठना है, इसके पीछे की चालाकी मैं सब समझ गई हूँ, जया ने कहा। तो वसुधा ने सकपकाकर सिर झुका लिया। देख, बहू के भी अपने सपने हैं। खाली बैठकर तेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा है। तू जानबूझकर उसे काम में उलझाए रहती है, ताकि वह आदित्य के साथ बाहर न जा पाए। तू अपने दिनों की कुंठा अब उस पर निकाल रही है। यह ठीक नहीं कि किसी दिन अगर वो दोनों अलग हो जाए तो फिर ये घुटनों का दर्द लेकर भी सारी गृहस्थी तुझे अकेले ही खींचनी पड़ेगी। तब उसे मत कोसना। शरीर तो काम करने के लिए ही होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्तर वर्ष में उम्र में जाकर चित्रकारी सीखी और इस चित्र बनाना प्रारंभ किया। वे अगर उम्र की सोचते तो इतना काम नाम नहीं कमाते। अंतिम बात करने तक जया का स्वर काफी हद तक संयत हो चुका था। वसुधा सोच में पड़ गई। जया दूसरी ओर मुंह करके सो गई। थोड़ी देर बाद वसुधा पानी लेने किचन में गई। जया ने चुपचाप देखा। वसुधा बड़े आराम से चल रही थी। वह मुस्कुरा दी। जया को सुबह सैर करने की आदत थी। दूसरे दिन वह सुबह उठी तो देखा वसुधा उससे पहले ही उठकर बाहर जाने की तैयारी थी। यह देखकर जया सुखद आश्चर्य से भर गई। थोड़ी दूर ही सही, पर वसुधा जया के साथ पैदल घूमने गई। इतने दिनों से उनके पैर बैठे बैठे अकड़ गए थे। अब जोड़ घुटने में जोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जया को तसल्ली थी कि कम से कम वसुधा की बुद्धि पलटी तो। घर आकर चाय भी वसुधा ने ही बनाई। बर्तनों की खटपट सुनकर अनु दौड़ी दौड़ी किचन में आई तो वसुधा को काम करते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह चाय बनाने जा रही थी कि जया ने इशारे से उसे मना कर दिया। आदित्य और सुरेश भी किचन में चले आए। वसुधा ने सबकी चाय टेबल पर रखी। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा था। लो अनु, तुम्हारी सास अब एकदम स्वस्थ हो गई है। अब वह यह काम कर सकती है। बस अब तुम उस पर एक नई जिम्मेदारी डालने के लिए फटाफट उसे दादी बनाने की तैयारी शुरू कर दो। जया ने कहा तो अनु शर्मा गई और सब खिलखिलाकर हंस दिए।